रे ऑप्टिक्स का ये टॉपिक है जिसमें रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो रिफ्रैक्शन होगी तो रिफ्रैक्शन नेचुरल सी बात है। रिफ्रैक्शन किस केस में होती है? तो रिफ्रैक्शन होती है आपके एक मीडियम और दूसरा दोनों सेपरेटिंग मीडियम हो, दो डिफरेंट मीडियम हो, तो उसी केस में रिफ्रैक्शन होती है। तो यहाँ पे भी वही है, लेकिन चूंकि ये कॉन्वेक्स के लिए है तो कॉन्वेक्स का पहला केस जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है, आप देखो ये नंबर 1 मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। तो इसमें क्या है, द ऑब्जेक्ट लाइज इन अ रेयरर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म इज रियल इमेज फॉर्म होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट जो है वो आपका रेयरर मीडियम में है। तो जैसा कि लेफ्ट साइड में मैंने आपको दिखाया है कि ये एक रेयरर मीडियम है। जी हाँ, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो रेयरर मीडियम है और यहीं पे इसी जगह पे मैं ऑब्जेक्ट भी कंसीडर करूँगा। तो ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम से चलेगी और इस तरह से रेयरर मीडियम से इस स्फेरिकल सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये इंसिडेंट हो रही है। तो जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट को आप ओ से रिप्रेजेंट कर दो। ये ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन हो गई। और ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस आपकी है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस में यहाँ पे पोल है, देखो आप, और ऑब्जेक्ट के पॉइंट पे ओ कंसीडर किया है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो ऑब्जेक्ट की रे है वो अल्फा एंगल बना रही है। ठीक है, ये अल्फा एंगल बना रही है। और जब ये दूसरे मीडियम में जाएगी तो दूसरे मीडियम में क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। और नॉर्मल, क्योंकि आपको पता है कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगी, वो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ वो बेंड करेगी। तो उसको देखते हुए यहाँ पे आप क्या करोगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। तो चलो मैं एक नॉर्मल ड्रॉ यहाँ पे कर देता हूँ आपके लिए, देखोगे नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे इस जगह पे मैं एक 90 डिग्री नॉर्मल, और जब भी ये नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे तो ये नॉर्मल के बारे में मैं आपको बता दूं क्लियर कि ये नॉर्मल जो है आपका हमेशा हमेशा इस ये जो सरफेस है, इस सरफेस से क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस से सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके सी पॉइंट से पास करेगा। और ये जो सी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये सी पॉइंट क्या है, ये इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इनफैक्ट इस स्फेरिकल सरफेस का ये रेडियस आप कह सकते हो कि ये रेडियस है एक तरह का। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल है, तो इसको नॉर्मल को आप एन से लिख दो। ठीक है, ये नॉर्मल है। और ये जो नॉर्मल है ये एंगल कितना बनाता है, तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे है, जो ये वाला इंसिडेंट रे है, अगर इस इंसिडेंट रे को यहाँ पे आप देख रहे हो ओ से इस पॉइंट पे आ रहा है, तो चलो मैं यहाँ पे एन ना लेके मैं एन को इस जगह पे ही कंसीडर कर देता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे नॉर्मल है ये। ठीक है, मैं इसी जगह पे एन लिख देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे जिस जगह पे ये नॉर्मल बना रहा है, मतलब रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे ही मैं यहाँ पे एन को कंसीडर कर रहा हूँ। तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे ही मैंने एन कंसीडर कर दिया है। और ये मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे ये क्या करा रहा है, यहाँ पे ये एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाएगा। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाएगा, मतलब ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगी। इसी तरह से दूसरी तरफ जब दूसरे डेंसर मीडियम, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है, ये डेंसर मीडियम है। दूसरे डेंसर मीडियम में जैसे ही ये रे जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप देख सकते हो डेंसर मीडियम में जब रे जाएगी तब किस तरह से तो दूसरी तरफ जब ये रे जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, वो मैंने दिखा दिया है। और जहाँ पे ये बेंड हो गए प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे ये ज्वाइन करेगी वहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। तो इसकी इमेज बन गई आई पे। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जैसा कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा था, उसी तरह से इमेज जो बनाएगा वो बीटा एंगल बनाएगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये एक गामा एंगल बनाएगा। तो ध्यान देंगे कि अल्फा, बीटा और गामा एंगल रिस्पेक्टिवली ये बना रहा है। ठीक है, और जैसा कि ये सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट के बारे में मैं बता दूं, ये जो है पोल से सी तक की जो डिस्टेंस है उसको आप बोलोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर।
ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको आर से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इवन क्या है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन भी आपको करना पड़ेगा, वो कंस्ट्रक्शन में भी, वो भी इसके बारे में मैं बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन आपकी ये होगी कि आपको एक चीज, एक यहाँ पे जो सेलेक्ट करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको नॉर्मल ड्रॉ करता हुआ। देखिए एन से जो है, एन पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पे, एन पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। तो ये लो, यहाँ पे आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ एम। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस पॉइंट को भी मैं यहाँ पे कंसीडर कर देता हूँ और ये मैंने बोल दिया इसको, ये क्या है, ये एम है। अब यहाँ पे सारे डिस्टेंस को देखा जाएगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ों को मैं देखूंगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है पोल से ही कंसीडर की जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पोल से यहाँ से आप डिस्टेंस कंसीडर करोगे हर किसी की। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कंसीडर करोगे, देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। और ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हो, यू से। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है पोल तक की, ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ से पोल तक की जो डिस्टेंस है, इसको आप किससे लिखोगे, तो इसको आप लिखोगे यू से। ये यू हो गया। और इमेज जहाँ तक, पोल से ही इमेज की जो डिस्टेंस होगी उसको आप वी से रिप्रेजेंट करोगे। तो पोल से इमेज की डिस्टेंस जो है उसको वी से कंसीडर किया जाएगा। तो ये जो पोजीशन हो गई आपकी, ये इमेज की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये इसका पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन मैंने ड्रॉ कर दिया है, उसके हिसाब से मैंने सब कुछ बता दिया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे PC जो है वो R के इक्वल है। तो यहाँ पे साइड में भी मैं लिख देता हूँ R इक्वल टू PC। ठीक है, R इक्वल टू PC। और जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट की रे मूव की है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दिखा दी है। नॉर्मल में कोई रे का डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इसी डायग्राम के बेसिस पे सारा काम हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे, अब मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूँ मैं, वो बता देता हूँ आपको, और उसी बेसिस पे यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा मैं। तो ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे इस बार आपके लिए NO और C, NOC में। ठीक है, तो ट्रायंगल NOC, हालांकि NOC एक सर्टिफिकेट भी होता है जो कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल है आपका। तो ट्रायंगल NOC में आप क्या देख रहे हो, देखो सारी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे ये I जो है आपका, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये I जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, और अल्फा और गामा ये दोनों इंटीरियर एंगल है। तो आपको तो पता है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू आई इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। तो यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे इसको लिख दो आप। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि आई इज एन एक्सटीरियर एंगल, आई एक्सटीरियर एंगल है, मैंने बता दिया है। तो आई इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। पेपर में भी जब आप लिखोगे तो वहाँ पे इस चीज़ को जरूर कंसीडर करते चले जाना कि आप क्या चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, किस ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे देखते हुए कि हमें किस ट्रायंगल में आप इसको कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे अब दूसरे ट्रायंगल को भी देखेंगे। अब ट्रायंगल दूसरा जो है हमारा वो है एन, ठीक है, एन आई और सी। अब दूसरा ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल ऑब्जेक्ट के साथ लिया है मैंने, और दूसरा ट्रायंगल जो मैं ले रहा हूँ वो इमेज के साथ ले रहा हूँ। तो ट्रायंगल एन आई सी, इस ट्रायंगल में देखो इसमें क्या आपको दिख रहा है, इसमें भी कुछ इस तरह का आपको मिलेगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, उसके बाद आप समझ सकते हो। तो देखो जिस तरह से ये एंगल ऑफ इंसिडेंट था, ये रे इस तरह से आई है और इस तरफ गई है, दूसरी तरफ जब जाएगी तो नॉर्मल के साथ ये क्या बनाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आर बनाएगा। तो अब ये आर और बीटा ये दोनों मिलके गामा के इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी वही बात हो गई, गामा आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, और
आर और बीटा जो है दोनों इंटीरियर एंगल हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो जिस तरह से यहाँ पे आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट निकाला है आई निकाला है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालो, तो आर को निकालो आप। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, देखो ध्यान से, जी हाँ, गामा माइनस बीटा, ठीक है। तो आर इक्वल टू आपने निकाल लिया गामा माइनस बीटा। अब ये चीज यहाँ पे एक चीज कंसीडर करना पड़ेगा आपको, वो चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सपोज ऑल द रेज आर पैरेक्सियल, सारे रे जो हैं पैरेक्सियल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उस चीज को यहाँ पे कंसीडर कर देता हूँ कि सपोज ऑल रेज आर पैरेक्सियल। मतलब पैरेक्सियल कहने का मतलब आप समझ लो पैरेलल टू द एक्सेस। तो सपोज all rays are पैरेक्सियल होने से कुछ क्या यहाँ पे आपको क्या एडवांटेजेस मिलेगा वो भी बात करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे केस में जो एंगल होगी, एंगल ऑफ आई, अल्फा, बीटा, गामा, आर, ये सारी एंगल जो होगी आपकी, वो सारी एंगल आपकी बहुत ही छोटी हो जाएगी पैरेक्सियल होने के केस में। ध्यान से इस बात को समझ लेना कि जो सारी एंगल आप यहाँ पे ले रहे हो, वो सारी एंगल, मैं एंगल के बारे में लिख रहा हूँ यहाँ पे, द एंगल्स देन द एंगल्स, कौन कौन से एंगल्स है, तो आई, आर, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल और अल्फा, बीटा, गामा, ये तीन एंगल और भी हैं। तो अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है, ये सब क्या होंगे, ये काफी छोटे होंगे, तो विल बी स्मॉल। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। इसके बाद अब देखो अल्फा अगर काफी छोटा होता है तो इसको कैसे कंसीडर करेंगे। तो आप इसको अल्फा कहने का मतलब क्या हुआ, अगर एंगल काफी छोटा है तो ये अप्रॉक्स tan अल्फा के इक्वल आप कंसीडर कर लो, ठीक है। तो tan अल्फा ले लिया, चलो ठीक। tan अल्फा को फिगर में देखेंगे, ग्राफ, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है उसमें tan अल्फा कहाँ पे है। तो देखिए अल्फा एंगल कहाँ पे है, एक एक करके देखना है, ध्यान से देखेंगे। ये रहा आपका अल्फा एंगल, ठीक है, अल्फा एंगल है। तो यहाँ पे tan अल्फा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर NM है और बाय बेस आपका OM है, यही है ना। तो NM बाय OM, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, देखो यहाँ पे NM बाय OM मैं लिख दूँ इसको। तो ये पहला वाला तो मैंने आपको दिखा दिया, तो चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो tan अल्फा की जगह पे मैं लिख देता हूँ NM अपॉन OM। अब NM तो ठीक है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। OM को क्या करोगे आप, देखो OM को आप यहाँ पे देखो डायग्राम में फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये O से M तक का डिस्टेंस है ना। यहाँ पे देखो O से M तक का डिस्टेंस है या नहीं है, ये O से M तक का डिस्टेंस है। और O से M तक के डिस्टेंस को आप लगभग मान लो कि ये OP के इक्वल है। P काफी, क्योंकि P जो है होता है काफी क्लोज होता है M के, P काफी क्लोज होता है किसके, M के, तो इसलिए यहाँ पे आप उसको ऐसा कंसीडर कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि जो OM है उसको आप क्या लिख सकते हो, OP लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी मैंने ये लिखा था तो उसको मैं पहले लिख देता हूँ OM, और इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में OM को क्या लिख दूँ, यहाँ पे NM बाय OP भी आ गया। उसी तरह से अल्फा का काम हो गया, तो बीटा निकालोगे आप। तो बीटा में भी वही काम करना है। बीटा देखो, अब
आप जल्दी जल्दी इस चीज़ को कर सकते हो। बीटा क्या होगा, ये अप्रॉक्स जो है आप कह सकते हो कि ये 10 बीटा के इक्वल होगा, और 10 बीटा के जब इक्वल होगा तो अब फिर से आपको डायग्राम देखना पड़ेगा, तभी आप मूव कर सकते हो। तो देखो 10 बीटा ऑब्वियस सी बात है इमेज के साथ बनी हुई है, लेकिन परपेंडिकुलर इसका क्या है, परपेंडिकुलर एनएम ही है। तो परपेंडिकुलर अभी भी इसका एनएम है, परपेंडिकुलर एनएम होगा। और बेस क्या है, जी हाँ, बेस जो है इसका आप देखो एम आई, यहाँ से यहाँ तक का बेस एम आई का बेस है, तो एन एम बाई एम आई। तो मैं यहाँ पे एक पहले स्टेप लिख देता हूँ, उसके बाद आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो एन एम बाई एम आई, अगला स्टेप यहाँ पे जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो एन एम अपॉन एम आई। तो एन एम को आप एन एम ही रहने दो, लेकिन एम आई में फिर से चेंज करना पड़ेगा आपको। तो पहले मैं एन एम लिख देता हूँ यहाँ, और एम आई में क्या करना पड़ेगा, तो एम आई फिर से आपको पोल से कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसलिए आप यहाँ पे देखोगे अगर डायग्राम में, देखो एम से लेके आई तक का जो डिस्टेंस है उसको पी से आई तक का करो कंसीडर, क्योंकि मैंने बताया कि एम काफ़ी क्लोज है पी के, तो पी से आई तक का कंसीडर करोगे तो पी आई लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ पी आई, तो एन एम बाय पी आई, ये दूसरी एंगल का भी काम हो गया। लेकिन अब आपको ये तो पता है स्नेल्स लॉ क्या होता है ना। तो यहाँ पे आप सीधा अब स्नेल्स लॉ के बारे में लिखो सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बताता है, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, यही तो था स्नेल्स लॉ, है ना। तो म्यू इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप देखो म्यू को आप क्या लिख सकते हो, म्यू टू एक तरह से म्यू जो होता है, म्यू इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, यहाँ पे आप लिख सकते हो म्यू टू बाय म्यू वन, म्यू को आपने लिखा, ठीक है। और ये दिस वन इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो साइन आई अपॉन में साइन आर। अब इसको एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पहले देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, देखो ये एंगल जो है ना पैरेलैक्सियल होने के कारण ये एंगल तो काफ़ी छोटा है, तो साइन आई को आप आई लिखोगे और साइन आर को सिर्फ आर लिखोगे। तो म्यू टू बाय म्यू वन, यहाँ पे कहने का मतलब देखो आई बाय आर, यहाँ पे क्या है आई है, यहाँ पे आर। अब साइन आई को सिर्फ आई लिखो आप, तो आई लिखा। उसी तरह से साइन आर को क्या लिखोगे, आर लिखो, तो इसको आर लिखा, ठीक है। तो आई बाय आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू टू बाय म्यू वन आएगा ना, तो म्यू टू बाय म्यू वन लिख दो आप, ठीक है। अब देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, लोग करके देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करोगे आप, तो आप करोगे देखो म्यू वन इंटू आई, यहाँ पे लिखो म्यू वन का मल्टीप्लिकेशन किससे होना है, आई से, इक्वल टू म्यू टू का मल्टीप्लिकेशन किससे होना है, तो म्यू टू का मल्टीप्लिकेशन आर से, तो म्यू टू इंटू आर। और म्यू वन आई की जगह पे आप क्या लिखोगे, तो आई की जगह पे देखो आपने शुरू में जो सबसे काम किया था उसकी बात कर लो, अल्फा प्लस गामा। आई की जगह पे आपने क्या लिखा, अल्फा प्लस गामा। और म्यू टू, ठीक है, म्यू टू आर की जगह पे आपने क्या लिया था, तो आर की जगह पे देखो आप क्या लेते हो, तो आर की जगह पे गामा माइनस बीटा, याद होगा आपको, ऑलरेडी पहले से मैंने कर रखा है इसको। तो ये आई की जगह पे और अल्फा इसकी जगह पे रख दिया। अब देखो अल्फा और इसकी वैल्यू भी अब रखनी है, सिर्फ आप वैल्यू रखते चले जाओगे, आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो म्यू वन और अल्फा, अल्फा कहने का मतलब 10 अल्फा था ना, तो 10 अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे, एन एम अपॉन में ओ पी, ठीक है, प्लस एन एम गामा की जगह पे एन एम अपॉन पी सी, गामा की जगह पे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा भी निकाल लिया था, गामा आप देखना चाहते हो, चलो मैं गामा दिखा देता हूं आपको, अल्फा बीटा दो तो मैंने निकाल ही लिया था, ठीक है। गामा के लिए मैं बात कर लूं, तो गामा इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे गामा इक्वल टू यहाँ पे फिर से मैं अप्रॉक्स ये 10 गामा के इक्वल होगा,
10 गामा के इक्वल होगा। और 10 गामा देखो, अब डायग्राम को दिखाना पड़ेगा यहाँ पे मुझे फिर से। तो 10 गामा यहाँ पे देखो डायग्राम में किसके बराबर है, तो गामा एंगल में सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी के साथ बन रहा है, तो परपेंडिकुलर तो एन एम ही हो गया, एन एम बट अपॉन एम सी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ एन एम अपॉन एम सी 10 गामा के लिए। ठीक है, तो एन एम अपॉन एम सी, और एम सी के लिए मैंने एम जहाँ पे था मैंने बोला था एम काफ़ी क्लोज है पी के, तो उसको पी सी भी लिख सकते हैं। तो एन एम बाय पी सी डायरेक्ट लिख दो, अब दोबारा उधर देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो एन एम अपॉन पी सी ये लिख दिया आपने। अब अल्फा बीटा गामा सबकी वैल्यू आपके पास है और सिर्फ यहाँ पे पुट करना है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पहले से ही इसकी वैल्यू को पुट कर रखा है यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, अल्फा और गामा की वैल्यू पुट कर दी है। तो साथ ही साथ अब आपको यहाँ पे दिस वन इज इक्वल टू म्यू टू और गामा की वैल्यू यही एन एम अपॉन पी सी। तो एन एम अपॉन पी सी माइनस, और जो बीटा आप देख रहे हो तो बीटा की जो वैल्यू हमारे पास आई थी उसके बारे में मैं बता दूं, एन एम अपॉन पी आई, एन एम अपॉन पी आई। देखो एन एम जो है सब में कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो एन एम दोनों तरफ में कॉमन लेके आप कैंसिल कर दो, उसकी जरूरत नहीं है। तो कैंसिल कर दोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, जो वैल्यू रह जाएगी अब आपके पास म्यू वन अपॉन ओ पी, 1 अपॉन ओ पी प्लस 1 अपॉन पी सी। ठीक है, 1 अपॉन पी सी इसको भी लिख दिया। दिस वन इज इक्वल टू, दूसरी तरफ आप देखोगे म्यू टू है, और फिर से यहाँ पे म्यू टू में क्या करना है आपको, तो 1 अपॉन पी सी, 1 अपॉन पी सी माइनस में 1 अपॉन पी आई, 1 अपॉन में पी आई, ये वैल्यू आ गई आपकी। चलो अच्छी बात है, यहाँ तक आपने कर दिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, वो देखो। नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है कि आपको सबकी वैल्यू ओपी क्या है ये सबकी वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रख सकते हो, देखो यहाँ पे म्यू वन को मल्टीप्लाई कर लो पहले, म्यू वन अपॉन ओ पी, ऐसा कर लो, म्यू वन अपॉन ओ पी प्लस म्यू वन, ये म्यू वन अपॉन पी सी, म्यू वन अपॉन पी सी इक्वल टू म्यू टू अपॉन पी सी। ठीक है, म्यू टू अपॉन पी सी माइनस म्यू टू अपॉन पी आई, पी आई। अब देखेंगे सबकी वैल्यू क्या क्या है और वहां पे हमें पुट करना है सिर्फ। देखो ओपी जो है, ओपी यू को बतलाता है, देख लेते हैं क्या सही में वो यू को बतला रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू को बतला रहा है। तो अगर बतला रहा होगा तो यू ले लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखो आप सबकी वैल्यू को, मुझे वहाँ पे किस किस वैल्यू को देखनी है तो उस वैल्यू को पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पहले मैं दिखा देता हूँ। ओपी, ओपी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। यहाँ पे देखो ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है यहाँ पे आपका ओपी, ये यू को बतला रहा है, यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो ओपी इक्वल टू यू, ऑब्जेक्ट की तरफ जो भी है वो माइनस में होगा, माइनस यू ले लो। उसके बाद पी आई, देखो पी से लेके आई तक का जो डिस्टेंस है, पी आई को क्या बोलोगे वी, तो पी आई वी पॉजिटिव में है यहाँ पे, तो पी आई इक्वल टू आप वी लिख दो, पी आई इक्वल टू वी, और ये जो वी है ये पॉजिटिव में होगा तो ये वी हो गया। और एक और बच रहा है आपके पास P से लेके C तक का डिस्टेंस, तो पी सी इक्वल टू आर, यहाँ पे पहले से ही आपने लिख रखा है। बस इसी 3 की वैल्यू चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे उस जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है उसमें इसको पुट करना है ना। तो लास्ट जहाँ तक हमने किया है उसके बाद का देखेंगे। तो ये देखो म्यू वन बाय ओ पी कितना था, तो इसकी जगह पे माइनस यू लिख दो, माइनस यू लिख दिया। अब देखो एक चीज और यहाँ पे कर लो आप, चलो अभी पहले प्लस म्यू वन और पी सी कितना है, तो पी सी आर के इक्वल है, तो पी सी की जगह पे आर लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू म्यू टू, पी सी की जगह पे आर लिखना है। ठीक है, माइनस म्यू टू, और पी आई जो है ये इमेज की डिस्टेंस थी जहाँ पे कि आपको वी लिखना होगा,
तो v लिख दिया आपने। अब इसको अरेंज करने की जरूरत है तो आप अरेंज कर लो। μ2 बाय v, सबसे पहले μ2 बाय v ये वाला जो है इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आ गया, माइनस में ये है ही μ1 बाय u, तो μ1 बाय u ये लिख दिया हमने, इक्वल टू μ2 बाय r है और ये आ जाएगा माइनस में, तो μ2 माइनस μ1 आप डायरेक्ट लिख सकते हो, तो μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई और यही आपका इसके लिए एक फॉर्मूला दे जाता है। जी हाँ, ये एक फॉर्मूला है, इसको बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ। तो ये रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के लिए, कौन सा स्फेरिकल सरफेस है तो आपने देख लिया, ये कॉन्वेक्स के लिए था और इसी तरह से दूसरे के लिए, लेकिन यहाँ पे एक इसकी जो इमेज बन रही थी रियल इमेज के लिए था। ठीक है, अलग अलग जिस तरह से आप लेंस फार्मूला या मिरर फार्मूला आप क्या कहते हो कि मिरर फार्मूला है जैसे 1 + v + 1 + u इक्वल टू 1 बाय f, 1 + 1 बाय f इक्वल टू 1 बाय v + 1 बाय u। तो उसी तरह से वो मिरर फार्मूला हर एक मिरर के लिए कॉमन होता है ना, तो इसी तरह से रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल का जो ये फार्मूला है सबके लिए कॉमन है, किसी के लिए अलग नहीं है ना। अब यहाँ पे कुछ एक कंडीशन है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। वो कंडीशन क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि आपको मान लो कि मीडियम की बात कर लेते हैं। अगर मैं मीडियम की बात कर रहा हूँ तो मीडियम के देखना यहाँ पे कि पहला जो मीडियम है, ठीक है, फर्स्ट मीडियम इज एयर। आप यह बात समझ लेना, यहाँ पे फर्स्ट मीडियम जो है वो अगर एयर हो तो उसके लिए देखेंगे फर्स्ट मीडियम, ठीक है, इज एयर। अगर पहला मीडियम एयर हो तब क्या करोगे आप, तब आप वहाँ पे क्या करना, μ1 जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना ये फॉर्मूले में, तो μ1 की जगह पे आप 1 ले लेना, एयर के लिए उसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं। और μ2 दूसरा मीडियम कोई भी दूसरा मीडियम हो, दूसरा मीडियम μ2 है तो μ2 की जगह पे आप μ ले लेना। तब उस केस में जो चेंजेस, थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंजेस आएगा वो स्पेशल केस में चला जाता है। वो फॉर्मूला आपका बन जाएगा μ2 की जगह पे μ बाय v माइनस 1 बाय u। ठीक है, दिस वन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r। ये एयर, एक मीडियम जब आपका एयर है, पहला मीडियम जिस मीडियम में आपने ऑब्जेक्ट रखा है वो अगर एयर है तब उस केस की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ उस केस के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरे केस को भी आप कर सकते हो। तो अपने अगली क्लास में मैं इसको बताऊंगा कि कैसे हमें करना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान से कंप्लीट करना है आपको, और जो भी आपकी डाउट्स हैं वो आप वहाँ पे मेरे साथ डिस्कस करते रहोगे। ध्यान से डिस्कस करना है, बने रहना है उसमें। जो भी डाउट हो आप रेगुलर क्लास में आप उसको ज्वाइन करोगे और डिस्कस करोगे। मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप।